हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। ये चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इस चैप्टर के साथ, इस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर, वंस अगेन आई एम हियर with a new chapter of NCERT Class 12 History, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. It is very useful not only for the term to Class 12 History board exam, CBSE board exam, but also for various competitive exams. तो आइए आज हम देखते हैं इस टॉपिक को, जो NCERT क्लास 12 हिस्ट्री का है, जो समान रूप से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, once again today here we are going to discuss bilingually because it will benefit the students of both the medium, हिंदी and English। तो आइए यहाँ से हम चैप्टर शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, प्यारे बच्चों और हमारे व्यूअर, आप सभी महात्मा गांधी जी को जानते होंगे। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें दी गई है। इनके बारे में हम सभी लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। तो आइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में जो इनके योगदान है, जिसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, एक बार हम फिर से उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गांधीज मेथड, कि गांधी जी का मेथड क्या रहा है। तो जब हम इनके मेथड की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ महात्मा गांधी, सबसे पहले द वर्ड विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, दैट इज सत्याग्रह। सबसे पहले जो शब्द हमारे दिमाग में आता है जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, उनके रणनीति की बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों में उनके जो तरीके थे, जो उनके वेपन्स थे, उसकी हम जब बात करते हैं, तो सबसे ऊपर आता है ट्रूथ, सत्य, और उसके साथ नॉन वायलेंस, अहिंसा। और ये दोनों मिलकर के जो इनका सत्य के प्रति सिर्फ आग्रह नहीं, सत्य के प्रति समर्पण बनता है। एक सत्य के लिए लालसा बनती है कि किसी भी परिस्थिति में हम सत्य से विमुख ना होंगे, लेकिन अहिंसक तरीके से वो सत्याग्रह बन जाता है। साथ में महात्मा गांधी को यह श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट गोज टू महात्मा गांधी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मास मूवमेंट। भारत में मास मूवमेंट को लॉन्च करने का श्रेय यदि किसी को दिया जाता है तो वो महात्मा गांधी हैं। और एक और इनमें के साथ इनका तरीका है कि स्वदेशी अपनाने पर ये बड़ा बल देते थे। हमेशा चरखे को इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक के रूप में बनाया। चरखे खुद भी काटते थे, लोगों से भी आग्रह करते थे काटने के लिए। कारण इनके आंदोलनों की ये खूबसूरती थी, एक खूबी थी कि विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का ये बहिष्कार करते थे और स्वदेशी अपनाने पर जोर देते थे। महात्मा गांधी बखूबी समझते थे कि अंग्रेज बाय नेचर दे वर द ट्रेडर्स, वो व्यापारी थे और व्यापार करने आए, और व्यापार से जुड़ी सभी सहूलियतों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमारे देश में औपनिवेशिक शासन की स्थापना की। सो कॉलोनियल रूल को भी इस्टेब्लिश करने के पीछे उनका कारण व्यापारिक प्रॉफिट था। और इसके लिए यदि हम उनके वस्तुओं को ना खरीदें, उनका बहिष्कार करें, तो वो ऐसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने स्वदेशी पर बहुत ज़्यादा बल दिया। तो आइए गांधीज मेथड एंड डायरेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म जो आया है सत्याग्रह। दिस टर्म इज मेड अप ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स, सत्य, ट्रूथ, एंड आग्रह, इंसिस्ट टू होल्ड फास्ट। इट मीन्स टू बी फियरलेस, ट्रूथफुल, एंड नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज रॉन्ग। यानी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह वो है जिसमें हमको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। नो मैटर हाउ आवर एनिमी इज स्ट्रांग, नो मैटर, वो मैटर नहीं करता है। हमें डरना नहीं है और सत्य के प्रति निष्ठावान बने रहना है, फुल्ली कमिटेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स ट्रूथ एंड नॉट एक्सेप्टिंग, विनम्रता से, शालीनता से, विनय पूर्वक हम वो स्वीकार नहीं करेंगे जो गलत है। दूसरा नॉन वायलेंस। इसमें अहिंसा और नॉन वायलेंस मीन्स नॉट किलिंग और अवॉइडिंग इंजरी, यानी किसी के प्रति हिंसा की भावना हमारे मन में,
किसी के प्रति हम उसकी हत्या नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, उसको घायल नहीं करेंगे, वो अहिंसा है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट मीन अवॉइडिंग इंजुरी टू एनीथिंग बाय थॉट, वर्ड्स और डीड, मनसा वाचा कर्मणा, यानी सिर्फ हथियारों से नहीं, मन से भी किसी के प्रति हम हिंसक विचार न रखें, वाणी से भी न रखें और कर्म से भी न रखें। इसलिए गांधी जी के से हम जब हम तुलना करेंगे आज के राजनेताओं से, तो एक बहुत बड़ा अंतर है कि वो जो कहते थे वो करते थे, और दैट वाज विथ थॉट, वर्ड्स और डीड, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म से उनको सत्य और अहिंसा के प्रति निष्ठावान रहना था, और निष्ठावान रहने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। अब स्वदेशी पर ध्यान देंगे कि स्वदेशी क्या है। इट मीन्स प्रोड्यूसिंग नेसेसरी आइटम्स इन वंस ओन कंट्री एंड यूजिंग देम, यानी हमको जो जरूरत का सामान है, वट एवर वी नीड वी शुड प्रोड्यूस, हमको जो जरूरत है हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, एंड वट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग दैट्स वी हैव टू यूज, और क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स बीइंग सेल्फ सफिशिएंट एंड नॉट टू डिपेंड ऑन फॉरेन गुड्स, यानी स्वयं से संतुष्ट रहना है, आत्मनिर्भर बनना है, और विदेश पे हमें निर्भर नहीं रहना है। गांधी जी promoted खादी and चरखा for the same and for the same purpose what Gandhi ji promoted, that was खादी, एक काइंड ऑफ स्वदेशी क्लॉथ, और चरखा जिसके माध्यम से वो स्वदेशी वस्त्र बनाते थे और बनाने के लिए भारतीयों को प्रेरित कर रहे थे। क्योंकि याद रखिए वस्त्र उद्योग आज भी दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है, और उस जमाने में भी इसी वस्त्र उद्योग पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश ने भारत का औपनिवेशीकरण किया था। अब हम समझेंगे मास मूवमेंट को। He believed that we can bring any change only when masses from all the sections of society will participate in the freedom movement. According to Mahatma Gandhi, only through the participation of leaders we cannot achieve freedom. और महात्मा गांधी ने पहले ही जब 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रल प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ही वॉज वेरी क्लियर देयर, वो बहुत स्पष्ट थे वहाँ पे, और उन्होंने बताया था कि जो राजे महाराजे पूंजीपति बड़े लोग बैठे हैं ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। यदि इस सभा में उस गांव में रहने वाले, सुदूर क्षेत्र में रहने वाले किसानों और मजदूरों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है तो समग्र भारत का यहाँ पे दर्शन कैसे होगा। तो बिना सबको जगाए, बिना उन तमाम वर्गों को जो बहुसंख्यक थे परंतु राजनीति की मुख्य धारा से दूर थे, उनको भारतीय राष्ट्रवाद के दायरे में, उसके मुख्य धारा में लाए बगैर हम कैसे आज़ादी पा सकते थे। सो ही बिलीव दैट वी कैन ब्रिंग एनी चेंज ओनली व्हेन masses फ्रॉम all the sections of society, that means peasants, workers, industrialists, middle class, different religious groups, peoples from different caste, creed, community, gender, सबको जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक हमारी आज़ादी हमें नहीं मिलेगी, वो हमारी आज़ादी की लड़ाई मजबूत नहीं होगी। दैट इज़ वाई महात्मा गांधी बिलीव दैट वी कैन ब्रिंग एनी चेंज only when masses from all the sections of society will participate in the freedom movement. और यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ जो तस्वीरें हैं ये रॉलेट एक्ट का, जिसमें हमारे पास जो है ये किस तरह से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रॉलेट एक्ट का हमारे देश में विरोध हुआ और विरोध करने के लिए किस तरह से हमारे लोग सत्याग्रह कर रहे थे और कैसे वो लोग इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे, इसको हम देखेंगे। हम आगे देखेंगे कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की कैसे गिरफ्तारी हुई थी इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए, जिस समय जालियांवाला बाग मसाकर हुआ था। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर वन बाय वन। सो हियर कॉजेज दैट लीड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी का पहला और भारत का पहला मास मूवमेंट का खिताब जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज नोन एज ए फर्स्ट एवर मास मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। सो इसके कारण क्या थे, व्हाट वेयर द कॉजेज दैट लेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो फर्स्ट खिलाफत मूवमेंट, उन्होंने खिलाफत शुरू किया। एक्चुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वॉज डिफीटेड एंड द सिस्टम ऑफ खिलाफत वॉज एंडेड देयर।
वहाँ पे खिलाफत का जो सिस्टम था दैट वाज एबॉलिस्ड नॉट ओनली बाय द ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो बाय द टर्किश लीडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उन्होंने उस खिलाफत की परंपरा को समाप्त कर दिया। इस्लाम में उस समय तुर्की के सुल्तान को खलीफा माना जाता था और खलीफा के प्रति पूरी दुनिया के मुसलमान श्रद्धा रखते थे। ही वॉज accepted widely accepted among Muslims as their religious and spiritual leader. So when this institution was abolished by the Turkish new leadership under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, because that time Turkey was defeated in First World War and Britain defeated Turkey, so Indian Muslims thought that it is the Britishers who abolished this system. So they were very angry upon British government due to their intervene in religious matter. वो बहुत नाराज़ थे कि हमारे धार्मिक मामलों में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये तुर्की को हरा करके हमारे खलीफा की परंपरा को समाप्त कर रहे हैं, जिनको वो काफ़ी श्रद्धा देते थे, तो काफ़ी नाराज़ थे। तो इसके चलते उस समय एक ऐसा माहौल बना जिसमें महात्मा गांधी को ये समझ में आया कि यदि हम इन मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ें तो एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म होगा। इट विल बी द ज्वाइंट प्लेटफॉर्म अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सो महात्मा गांधी थॉट वी शुड also take this issue because he thought it will unite the Hindus and Muslims in India। तो इसके लिए उन्होंने लाया। दूसरा रॉलेट एक्ट है। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ सोचेंगे, बट व्हाट हैपेंड, दे हैव इम्पोज्ड रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या था? जिसमें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना मुकदमे की सुनवाई के किसी को 2 साल तक सजा दी सकती थी, वो भी शक के आधार पर। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाउट एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। और कोई भी वो अपने बचाव में ना ही वकील रख सकते थे, ना कोई दलील दे सकते थे, ना कोई अपील कर सकते थे। तो इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में एक व्यापक असंतोष और गुस्से का माहौल था। जगह जगह धरना प्रदर्शन हड़ताल हुए और उसी में जालियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा सैकड़ों लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। एक्चुअली उस दिन बैसाखी का दिन था। पंजाब में बड़े धूमधाम से बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस परिस्थिति में जब लोग बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे, उसी दिन सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी के गिरफ्तारी के खिलाफ में लोगों ने वहाँ पे एक धरना आयोजित किया और महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी मेला देखने गए थे, धरना स्थली में चले गए। और तभी जनरल डायर आता है और बिना किसी धमकी के, बिना किसी चेतावनी के उसने फायरिंग कर दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। तो इसके चलते पूरे देश में गुस्सा था और जिस गुस्से के चलते महात्मा गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब हम यहाँ से देखेंगे खिलाफत मूवमेंट। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वॉज डिफीटेड बाई ब्रिटिश एंड ऑटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड। जो ऑटोमन टर्क्स थे, जो 1453 से ही वहाँ पे रूल कर रहे थे, वो डिवाइड हो गए। ऑल द पावर्स वेयर टेकन अवे फ्रॉम सुल्तान ऑफ टर्की हु वॉज ऑल्सो कैलिफ, यानी जो खलीफा भी था, religious head, religious and spiritual head of Muslims. Muslims thought that Caliph's weakening position would weaken the position of Muslims. So they started protesting. मुसलमानों को लगा कि खलीफा की स्थिति को कमज़ोर करने का मतलब मुसलमानों की स्थिति को कमज़ोर करना है, तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। So they started protesting here in India. To protest against it, Muslims of India started a powerful movement called as Khilafat movement against the British. तो हमारे देश में, भारत में, मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। दैट मीन्स वो चाहते थे कि खलीफा की सत्ता को फिर से बरकरार की जाए, क्योंकि वो धार्मिक रूप से खलीफा के साथ काफ़ी श्रद्धावान थे। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाई अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इस आंदोलन को 2 लोग नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, 2 भाई, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। दे डिमांडेड रिटर्निंग ऑटोमन एम्पायर टू कैलिफ टू गिव बिग टेरिटोरी टू कैलिफ। उन्होंने डिमांड किया कि भाई ऑटोमन एम्पायर आप खलीफा को लौटा दीजिए और एक बड़ा भू क्षेत्र आप उनको दीजिए, द अरब लैंड्स, जिसमें अरेबिया, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन है, टू रिमेन अंडर मुस्लिम रूल।
उनका कहना था कि जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जियो पॉलिटिक्स में चेंज हुआ था, उनका कहना था कि आप उससे इतर जाकर ऑटोमन एम्पायर खलीफा को दीजिए और जो पूरा अरब लैंड्स है उसको मुस्लिम रूल के अंतर्गत आप रखें। 17 अक्टूबर 1919 वॉज ऑब्जर्व्ड एज खिलाफत डे। 17 अक्टूबर 1919 वॉज ऑब्जर्व्ड एज खिलाफत डे, यानी 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्हीं परिस्थितियों में कैसे गांधी जी को लगा कि ये खिलाफत का जो मूवमेंट है उसको हम कैसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ करके हिंदू और मुसलमानों को एकता के सूत्र में पिरो करके एक मंच तैयार करके हम कैसे आज़ादी के संघर्ष में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रवादी आंदोलन को में इन सबको एक साथ ला करके हम कैसे इसको मजबूत कर सकते हैं। सो गांधी जी सॉ इन खिलाफत मूवमेंट an opportunity to unite Hindus and Muslims, as I have told you, and I think we all know that गांधी जी को ये लगता था कि it will unite Hindus and Muslims. He promoted unity and said that Hindus would not remain aloof when their Muslim brothers are in need. उन्होंने कहा कि भाई आपके मुसलमान भाई जब तकलीफ में हैं आप कैसे अलग रख सकते हैं। यदि उनकी धार्मिक भावना को किसी प्रकार से ठेस पहुंचाया जा रहा है तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई है, हमें उनका साथ देना चाहिए। ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस एंड आस्क्ड देम टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसलिए उनको चुना गया अध्यक्ष किसका, तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का। सो ही वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस and he was also asked them to follow the policy of non cooperation movement। और इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है हम खिलाफत का मुद्दा उठाएंगे पर आप भी हमारा साथ दें, आप असहयोग आंदोलन को फॉलो करें, उसे मानें। बाई 31 अगस्त 1920 खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। 31 अगस्त 1920 तक खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। चूँकि उस समय एक कांग्रेस का स्पेशल सेशन होता है कोलकाता में सितंबर में, और ये 31 अगस्त 1920 को ये विचार कर लेते हैं, फिर स्पेशल सेशन होता है सितंबर में और उसके साथ शुरू किया जाता है, और फिर 19 दिसंबर के जो रेगुलर सेशन होता है नागपुर में, वहाँ पे इस बात पे मुहर लग जाती है कि हाँ असहयोग और खिलाफत आंदोलन को चलाया जाएगा। सो पीपुल रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, डिड नॉट पे टैक्सेस, डिड हड़ताल्स, बाइकॉटेड फॉरेन गुड्स। महात्मा गांधी ने इसके कार्यक्रम बनाए। क्या? असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, दैट मीन्स एनी इंडियन शुड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। हमें ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना है, वी हैव नॉट टू कोऑपरेट। असहयोग यानी हम उसका सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे, उनके हर प्रकार के सरकारी नौकरी को हम छोड़ देंगे, हम उनको किसी प्रकार का टैक्स और रेवेन्यू नहीं देंगे, हड़ताल करेंगे और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। सो थ्रू दिस प्रोग्राम्स दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। जस्टिस रॉलेट वाज रिपोर्टेड अबाउट द ग्रोइंग अपसेट्स इन द कंट्री, सो टू कर्ब इट ही इंट्रोड्यूस्ड 2 बिल्स। अब लगा जस्टिस रॉलेट को कि भाई ये जो कुछ हो रहा है इससे तो इस देश में बड़ा ही राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हो रहा है बड़ी तेजी से, तो इसको किसी तरह से दबाने के लिए उन्होंने 2 बिल पेश किए। पहला इंडियंस, और फिर इंडियंस अपोज दिस बिल्स, इन स्पाइट ऑफ दैट द बिल्स वेयर पास्ड। हालांकि बिल पास हो गए लेकिन भारतीयों ने उसका विरोध किया। दिस एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, और इसके चलते इस बिल के अनुसार क्या था कि भाई आप किसी भारतीय को गिरफ्तार कर लीजिए बिना वारंट के। टू कीप एनी कैमरा ट्रायल, क्वेश्चनिंग इन seclusion, restrictions on individuals movement, suspension of the right of habeas corpus, यानी जो 24 घंटे में बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, कोर्ट में पेश करना होता था, उसको समाप्त कर देना है, कोर्ट के ट्रायल को ख़त्म कर देना है, बिना सुनवाई, बिना मुकदमा, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करिए और उसको सजा दीजिए। इस तरह के प्रावधान इसमें थे। अब देखिए, to protest against the arrest of leaders like Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal,
a large peaceful crowd gathered at जालियांवाला बाग, यानी हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बैकग्राउंड में जा रहे हैं कि कैसे रॉलेट एक्ट से लोगों में गुस्सा आया, एक ऐसा कानून जिसको काला कानून कहा गया, जिसने ब्रिटिश प्रशासन को बहुत इमेंस पावर दिया कि वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जालियांवाला बाग मसक्कर कैसे हुआ, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट हियर that to protest against the arrest of leaders like Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal, a large peaceful crowd gathered at Jallianwala Bagh in Amritsar on April 1399। 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, चूँकि दो स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। जालियांवाला बाग हैड ओनली वन एग्जिट एंड अदर 3 साइड्स वेर इनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग्स। उस जालियांवाला बाग में एक ऐसा पार्क था जिसमें निकलने के प्रवेश एक ही द्वार था, जो प्रवेश भी करने का और निकलने का, दैट इज ओनली एंट्रेंस एंड एग्जिट, और अदर 3 साइड्स वर इनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग्स। अलग से जो 3 साइड थे वो तीनों ओर से बिल्डिंग से घिरा हुआ था। सो जनरल डायर सराउंडेड द बाग गार्डन विद हिज सोल्जर्स एंड क्लोज द एग्जिट। देन ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू कीप फायरिंग till their ammunition bullet was exhausted। About 1000 innocent demonstrators were killed and many more were injured। और बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर के द्वारा जो फायरिंग किया गया, जिसमें लगभग 1000 जो निर्दोष लोग थे प्रदर्शनकारी वो मारे गए और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। दिस शुक द नेशन एंड महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये कारण था, हम सोच सकते हैं कि आखिर महात्मा गांधी को किस बात की जरूरत पड़ी। वह व्यक्ति जो वर्ल्ड वॉर में सेना भर्ती कराने वाला सार्जेंट के रूप में जाना गया, जिसको कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया, जो ब्रिटिश सरकार का मदद कर रहा था, यहाँ पे कैसे उनका विरोध कर रहा था, तो ये सारे कारण थे जिससे गांधी जी नाराज हो गए। दिस शुक द नेशन एंड महात्मा गांधी कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो दीज वेर द रीजन्स बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the objectives of non-cooperation movement। So remedying khilafat wrong, British should give the power and respect back to the Sultan of Turkey, making British regret for the Punjab wrong Jallianwala Bagh massacre। इन तमाम चीज़ जो हो रहे थे, जिसमें खिलाफत का मामला था और जो सुल्तान तुर्की के जो सुल्तान थे उनको ये पावर मुसलमान चाहते थे कि उनको मिले, और मेकिंग ब्रिटिश रेग्रेट, और ये चाहते थे कि भाई आप खेत प्रकट करिए तो वट एवर वी हैव डन इन पंजाब दैट वाज टोटली रॉन्ग। तो जालियांवाला मसाकर के लिए आप माफ़ी मांगिए, आप खेत प्रकट करिए। अन्यूलमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट, दे ऑल्सो डिमांडेड दैट रॉलेट एक्ट शुड बी कैंसिल्ड, उसको कैंसिल करना चाहिए। टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इफ पॉसिबल एंड आउटसाइड इफ नेसेसरी। और इसका ये भी लक्ष्य था कि स्वराज हासिल करें हम। यह ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो स्वराज है उसका मतलब है कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। और यहाँ पे जो स्वराज है वो पूर्ण स्वराज नहीं, यहाँ पे स्वराज जो मांगा गया यानी विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इफ पॉसिबल एंड आउटसाइड इफ नेसेसरी। यहाँ पे डिमांड किया गया कि स्वराज हमारा लक्ष्य है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट स्वराज चाहते हैं, हम ब्रिटिश प्रशासनिक फ्रेमवर्क के अंदर भी हमको सेल्फ रूल करने का पावर दिया जाए, और यदि पॉसिबल हो तो ज़्यादा भी दिया जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसके साथ डिमांड थी। अब इसके प्रोग्राम्स को देखेंगे, प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम्स क्या हैं। तो जब हम प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो बॉयकॉट प्रोग्राम्स हैं, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी जितने भी विदेशी सामान हैं उसका बहिष्कार करना, बॉयकॉट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, boycott of elections, resignations from government jobs and surrendering the titles। These were the programs under which targets were that boycott of foreign goods, यानी हर हाल में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना, उसका बहिष्कार करना। बॉयकॉट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, ब्रिटिश का जो स्कूल और कॉलेज है उसका बॉयकॉट करना, यानी स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप ब्रिटिश के स्कूल को छोड़ दो, जो टीचर्स हैं उनको कहा गया कि स्कूल और कॉलेज को छोड़ दो। बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस, जो उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत जो प्रांतों में इलेक्शंस हो रहे थे उसका बॉयकॉट करना था।
एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, ये भी महात्मा गांधी ने अपील किया दैट इंडियन शुड रिजाइन फ्रॉम द एनी गवर्नमेंट जॉब, और सरेंडरिंग द टाइटल्स। ब्रिटिश सरकार कई प्रकार के टाइटल भी लोगों को देते थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की टाइटल मिली थी, गांधी जी को कैसर हिंद की। इन्होंने तो अपने टाइटल जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया। तो इन्होंने ये भी प्रोग्राम्स रखा कि इंडियंस के पास जो ब्रिटिशों ने टाइटल दिया है उस टाइटल्स को भी वो सरेंडर करें। दूसरा स्वदेशी प्रोग्राम क्या है ये देखेंगे। स्वदेशी प्रोग्राम में था कि पॉपुलराइजिंग खादी एंड स्वदेशी, यानी एक तरफ हमने बॉयकॉट प्रोग्राम्स देखा जो नेगेटिव चीज़ें क्या नहीं करना है, और अब हम स्वदेशी प्रोग्राम देखेंगे यानी क्या हमें करना है। सो पॉपुलराइजिंग खादी एंड स्वदेशी, यानी खादी और स्वदेशी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज, भारत के राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज को खोलना है, जिसमें काशी विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सब की शुरुआत की गई थी। डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, भारत के हिंदू और मुस्लिम्स में डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी यानी एकता की भावना का विकास हो। अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का निवारण होना चाहिए। सो दीज वेयर द पॉजिटिव प्रोग्राम्स। महात्मा गांधी अपील टू द इंडियंस टू अडॉप्ट दीज पॉजिटिव प्रोग्राम्स, यानी इन पॉजिटिव प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करिए, इसको लागू करिए, ये उनकी डिमांड थी। अब देखिए आंदोलन चल रहा है, धीरे धीरे देश के भिन्न भिन्न भागों में आंदोलन फैल गया। तभी ऑन February 5, 1922 एट चौरी चौरा, a village in Gorakhpur district of Uttar Pradesh, a police officer had beaten some volunteers who were picketing a liquor shop. 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, जो गोरखपुर के नज़दीक है, चौरी चौरा नाम के गांव में पुलिस ऑफिसर को लोगों ने मारा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर हैड बीटन, एक पुलिस ऑफिसर ने कुछ स्वयंसेवकों को मारा जो वहाँ पे शराब की दुकान को तोड़फोड़ कर रहे थे, उसको लूट रहे थे। यानी शराब की दुकान की पिकेटिंग भी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक प्रोग्राम था। अराउंड, अब लोग गुस्से में आ गए क्योंकि पुलिस ने वॉलंटियर्स को मारा। अराउंड 3000 पीजेंट्स मार्च टू द पुलिस स्टेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। इस बात पर गुस्सा होकर के कि क्यों पुलिस ने हमारे स्वयंसेवक को मारा है, 3000 किसान वहाँ पे पहुँच गए पुलिस स्टेशन में इस बात के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने। द पुलिस फायर्ड एट द पीजेंट्स, और पुलिस ने क्या किया, दे फायर्ड एट द पीजेंट्स, उन्होंने किसानों पे फायर कर दिया। दिस इन्फ्यूरिएटेड द पीजेंट्स, गुस्सा हो गए लोग, अरे इन्होंने पहले हमारे स्वयंसेवक को मारा और फिर हमें फायर कर रहा है। एंड दे सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, किलिंग 22 पुलिसमैन हु वेयर इनसाइड द पुलिस स्टेशन। उन्होंने चारों तरफ से घेर करके आग लगा दिया उस पुलिस स्टेशन के परिसर में, 22 पुलिस वाले मारे गए। सिमिलर सच इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड इन द कंट्री। महात्मा गांधी who strongly believed in ahimsa, non-violence, was shocked with these incidents, and on February 12, 1922, he suspended the non-cooperation movement. अब महात्मा गांधी की कमिटमेंट है अहिंसा में, नॉन वायलेंस में, ट्रूथ में, बट व्हाट हैपेंड हियर, देयर वाज ए वायलेंस बिकॉज 22 पुलिसमैन वेर किल्ड। तो इसके चलते और देश के दूसरे भागों से भी ऐसे समाचार आ रहे थे कि अब अहिंसक लोग अहिंसक प्रदर्शनकारी कहीं कहीं पे गुस्से में हिंसक भी हो जा रहे थे। निश्चित रूप से उसको ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा उस चीज़ के लिए उत्तेजित किया जा रहा था, बट महात्मा गांधी हैड शोन हिज 100% कमिटमेंट टुवर्ड्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने अपना पूरा का पूरा 100% कमिटमेंट दिखाया, और उसके तहत उन्होंने 12 फरवरी ऑन 12 फरवरी 1922 द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड, यानी 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत आंदोलन जो है उसको निलंबित कर दिया। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा। सो द नेशनल मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, because my dear students and viewers, we all know it is a fact that non-cooperation movement was the first ever mass movement in the history of freedom struggle in India. भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में असहयोग आंदोलन पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना, नेशन वाइड आंदोलन बना,
जो जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें आम जन की भागीदारी थी, किसानों की, मजदूरों की, हर समाज के वर्गों की भागीदारी यहाँ पे हो रही थी। नेशनलिज्म वॉज स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। 4 आनाज मेंबरशिप फी, 4 आना मेंबरशिप फी था कांग्रेस का, और बड़ा लोकप्रिय हो रहा था ये कार्यक्रम। राष्ट्रवाद बड़ी तेजी से फैल रहा था। लोग 25 पैसा यानी 4 आना दे करके कांग्रेस के मेंबर बन रहे थे। इट इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम ऑफ द पीपुल टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल। इसने लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाया, उनके मोराल को बढ़ाया कि हम चैलेंज दे सकते हैं ब्रिटिश रूल को। कांग्रेस बिकेम अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। नाउ कांग्रेस बिकेम अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब कांग्रेस एक क्रांतिकारी आंदोलन हो गया। इंक्रीज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस आंदोलन ने, चूँकि खिलाफत का भी मुद्दा था, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का काम किया। इट पॉपुलराइज द कल्चर ऑफ स्वराज, यानी सेल्फ रूल के कल्चर को इसने पॉपुलर किया। टू अटेन स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर इफ पॉसिबल और आउटसाइड इफ नेसेसरी। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल स्वराज वॉज डिमांडेड। स्वराज का डिमांड किया गया कि हमको विद इन ब्रिटिश एम्पायर या उससे बाहर जो पॉसिबल हो आप हमको स्वराज दें। इट प्रोमोटेड सोशल रिफॉर्म्स। इसने समाज सुधार को भी प्रमोट किया। इट रिमूव्ड अनटचेबिलिटी। यहाँ पे बात की गई इन दिस ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, इट वॉज द प्रोग्राम दैट अनटचेबिलिटी शुड बी रिमूव। हमारे समाज की जो बुराई थी, अस्पृश्यता, छुआछूत, उसको हटाया जाए। इस्टेब्लिश्ड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेज। यहाँ पे राष्ट्रवादी स्कूल और कॉलेज खोले गए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, काशी विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामी, इस तरह बहुत सारे स्कूल कॉलेज। बिकॉज महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में छात्रों से, टीचर्स से ये अपील किया था कि आप ब्रिटिश स्कूल को छोड़ दें, ब्रिटिश कॉलेज को छोड़े, तो उनकी पढ़ाई के लिए राष्ट्रवादी स्कूल कॉलेज खुले गए। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। एंड प्रोमोटिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, भारत के जो लघु कुटीर उद्योग हैं, हस्तशिल्प है, उसको प्रमोट किया गया। जो आर्टिजन्स के द्वारा बनाया जा रहा हैंडीक्राफ्ट है, उसको प्रमोट किया गया। खादी बिकेम अ सिंबल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और यहाँ से खादी एक जो स्वदेशी कपड़ा है वो एक तरीके से प्रतीक बन गया राष्ट्रीय आंदोलन का। तो यहाँ पे हमने देखा क्या मेथड्स यूज्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने मेथड्स क्या यूज़ किए, फिर कॉजेस क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, प्रोग्राम्स क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और किन परिस्थितियों में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया गया, उसके तारीख, डेट्स इत्यादि को हमने डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट ए में है और बाकी फिर हम अगले एपिसोड में इसको लेकर आएंगे। सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, this is for today's topic, and once again we will continue it with its another episode। हम एक बार फिर से इसके दूसरे टॉपिक के साथ आप लोगों के स्टूडेंट्स एंड व्यूवर, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द मेथड्स यूज्ड बाय गांधी जी, causes that led to non-cooperation movement, objectives of non-cooperation movement, programs of non-cooperation movement, suspension of non-cooperation movement, and also we have discussed about its place, date and incident, and also we have discussed the impact of non-cooperation movement। यानी हम लोगों ने आज गांधी जी की जो पद्धति है उसके बारे में, जो कारण है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के, उसके बारे में, जो असहयोग आंदोलन के उद्देश्य हैं, जो उसके कार्यक्रम हैं और किस प्रकार वो फिर निलंबित किया जाता है, उसके स्थान, तारीख और घटनाओं के बारे में डिस्कस किया, और उस असहयोग आंदोलन के प्रभाव को भी। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास हाउ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी थ्रू दांडी मार्च। सो थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद। और इफ़ यू feel that this class is useful for you, then please like, subscribe and share. So thank you, have a nice time.